हेलो डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका दक्ष कंपटीशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और मैं आपका अपना मोहम्मद आशिफ मलिक एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल दक्ष कंपटीशन क्लासेस पर। और कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। सेशन लाइव हो चुका है। वो स्टूडेंट, सभी स्टूडेंट जुड़ जाइए। जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं, जितने भी तक हमसे नहीं जुड़े हैं, एक बार सभी सेशन को शेयर कर दें और सभी को बुला लें कि हमारा सेशन लाइव हो चुका है। सभी से बता दें कि सेशन लाइव है और अपनी क्लास पर ध्यान दें। जो वक्त आपके पास है उस वक्त को ज़ाया ना करें, अपने पढ़ाई पर ध्यान दें, क्योंकि आपको पता है कि इस टाइम उत्तर प्रदेश पुलिस की अफवाह उड़ने लगी हैं, क्योंकि उसके जल्द से जल्द आपको डेट मिल जाएगी उस टाइम। तो आपको वो पेपर भी देना है। आरसीएफ का एग्ज़ाम है, आपका एएलपी का एग्ज़ाम है और बहुत सारे एग्ज़ाम आपके हैं जो आपको देने हैं। तो मैं सभी अपने स्टूडेंट से कहना चाहूँगा कि जितने भी माय डियर स्टूडेंट मेरे साथ बने हुए हैं, तो वो वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें और अपने उन दोस्तों को बुला लें जो लोग अभी भी हमसे नहीं जुड़े हैं। आपकी क्लास लाइव हो चुकी है, आप इस टाइम लाइव हैं और लाइव आप क्लास का रुतबा देख रहे हैं कि मैं आज आपको रोज़ लाइव पढ़ा रहा हूँ और आपको ऐसी क्लास जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो स्टूडेंट, आज के इस क्लास में हम आपको 43 प्रश्न कराने वाले हैं और ऐसे प्रश्न जो आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। और स्टूडेंट, मैं आपको प्रीवियस क्वेश्चन करा रहा हूँ जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, वही प्रश्न आपको मैं लेकर आ रहा हूँ, वही आपको पढ़ा रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग इस वीडियो को पूरा देखेंगे और एक एक प्रश्न को अच्छे से लगाएंगे। तो आज के इस वीडियो का पहला प्रश्न आपके सामने है, जो आपको दिख रहा होगा कि प्रतिध्वनि का कारण क्या है? ध्वनि का परावर्तन, ध्वनि का अपवर्तन, ध्वनि का अवशोषण, ध्वनि का चाल। आज हमारे छठी क्लास है स्टूडेंट, तो आप लोग जरूर इस प्रश्नों को देखते रहें। सही प्रश्न देख कर जाने हैं, सही प्रश्नों के आंसर बताने हैं कि प्रत्येक प्रश्न का आंसर आपको बताना है कि सर इस प्रश्न का आंसर ये हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, फिर बाद में यही बताना है कि आपके कितने प्रश्न सही गए हैं। तो ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, बस 20 से 25 मिनट लूँगा आपके मैं, और सही प्रश्न आपको करा के जाऊँगा। ठीक है, ये 43 प्रश्न आपको 20 से 25 मिनट में आपको पढ़ा के जाऊँगा मैं। ठीक है, तो प्रतिध्वनि का कारण क्या है? ध्वनि का परावर्तन पहला ऑप्शन है, बी ऑप्शन है ध्वनि का अपवर्तन, सी ऑप्शन है ध्वनि का अवशोषण और डी ऑप्शन है ध्वनि का चाल। ध्वनि का चाल, ध्वनि की चाल होगी स्टूडेंट। तो प्रतिध्वनि का कारण क्या है ये बताना है। अगर आपको लग रहा है कौन सा ऑप्शन सही है, वही ऑप्शन बता दीजिए स्टूडेंट, जो भी आपको लग रहा है बताइए स्टूडेंट, क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। वेरी गुड ऑप्शन, वेरी गुड, गजब। इस तरह से आंसर बताते रहें। प्रतिध्वनि का कारण जो है वो है ध्वनि का परावर्तन। जो हमारी आवाज़ वापस लौट कर आती है वो क्या कहलाता है? प्रतिध्वनि कहलाती है। तो इसका कारण क्या है? तो पृथ्वी यानी ध्वनि का परावर्तन कहलाता है। तो ध्यान रखना उस टाइम से प्रश्न का सही आंसर होगा ध्वनि का परावर्तन। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर था। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ गए हैं। झूला झूलते समय कोई व्यक्ति झूले पर खड़ा हो जाए तो उसका अब आवर्तकाल बढ़ जाएगा, घट जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा या कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर मुझे कमेंट में बताएंगे कि झूला झूलते समय कोई व्यक्ति झूले पर खड़ा हो जाए तो उसका आवर्तकाल क्या हो जाता है, ये बताना है क्वेश्चन। बहुत अच्छा प्रश्न है, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 2 पर हम आ गए हैं। तो बताएंगे झूला झूलते समय कोई व्यक्ति झूले पर खड़ा हो जाए तो उसका आवर्तकाल बढ़ जाएगा, घट जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा या कोई नहीं। बताएंगे क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर स्टूडेंट जल्दी कमेंट कर दें। तो झूला झूलते समय कोई व्यक्ति झूले पर खड़ा हो जाए तो उसका आवर्तकाल घट जाएगा ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो, घट जाएगा। यदि झूले पर एक व्यक्ति के स्थान पर दो व्यक्ति बैठ जाए तो आवर्तकाल बढ़ जाएगा, घट जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा, कोई नहीं। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 3, कितना अच्छा प्रश्न ऑप्शन। यदि झूले पर एक व्यक्ति के स्थान पर दो व्यक्ति बैठ जाएं तो आवर्तकाल पर क्या असर पड़ेगा ये पूछा है। बढ़ जाएगा, घट जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा या कोई नहीं। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर जल्दी कमेंट करें ऑप्शन, बताएं मुझे कि सर इन प्रश्नों के आंसर ये हैं। मैं मान जाऊंगा कि हाँ आपने तैयारी अच्छे से की है। तो यदि झूला झूलते समय एक व्यक्ति के स्थान पर दो व्यक्ति बैठ जाते हैं तो आवर्तकाल पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, आवर्तकाल अपरिवर्तित रहेगा। ऑप्शन नंबर सी सही प्रश्न का सही आंसर होगा। तो ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। सेकेंडरी पेंडुलम का आवर्तकाल होता है 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड। तो सेकेंडरी पेंडुलम का आवर्तकाल कितना होता है ये पूछा है। क्वेश्चन नंबर 4 पर हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर कमेंट में बताएंगे मुझे क्या हो जाएगा। तो सेकेंडरी पेंडुलम का आवर्तकाल कितना होता है, क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर एक बार कमेंट कर दें। तो सेकेंडरी पेंडुलम का आवर्तकाल जो होता है वो कितना होता है, ऑप्शन नंबर
वी हो जाएगा 2 सेकंड होता है। क्या होता है? 2 सेकंड। क्वेश्चन नंबर वी ऑप्शन सही है। केशिका नली में जल का ऊपरी सतह होती है अवतल, उत्तल, समतल या कोई नहीं। तो केशिका जो नली है उसमें जल का जो ऊपरी सतह होती है वो कैसी होती है? अवतल, उत्तल, समतल या कोई नहीं। कमेंट करेंगे, बताएंगे क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर एक बार जरूर कमेंट करना, क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर। तो केशिका नली में जल का जो ऊपरी सतह होती है वो कैसी होती है? तो इसका सही आंसर होगा उत्तल। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। द्रव का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है, घट जाता है, अपरिवर्तित रहता है, कोई नहीं। तो द्रव का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है? क्वेश्चन नंबर 6 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर मुझे कमेंट में बताएंगे, क्या हो जाएगा। तो द्रव का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ तनाव क्वेश्चन नंबर 6 पर है। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर मुझे कमेंट करके बताएं कि द्रव का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है, घट जाता है, अपरिवर्तित रहता है, कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर हो जाएगा बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा कि द्रव का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। पारे को जब एक बर्तन में रखा जाता है तो मेनिस्कम होता है अवतल, उत्तल, समतल, कोई नहीं। तो पारे को जब एक बर्तन में रखा जाता है तो मेनिस्कस बोलते हैं इसको। तो मेनिस्कस होता है अवतल, उत्तल, समतल, कोई नहीं। तो एक बार क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ लें सभी स्टूडेंट। अच्छा प्रश्न है, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है। कुछ प्रश्न तो ऐसे हैं वो स्टूडेंट जो आपके सामने पहली बार आपको पढ़ाए जा रहे होंगे, तो आप इन प्रश्नों को जरूर पढ़ें क्योंकि यही प्रश्न आपको परेशान करते हैं जो आपने आज तक नहीं पढ़े हैं। तो एक बार जरूर पढ़ लिया करें क्वेश्चन, ध्यान से पूरी वीडियो को देखा करें और अच्छे से प्रश्न को लगा लिया करें। मैं आपसे यही कहूंगा क्वेश्चन कि मैं भी आपको वही प्रश्न लगा रहा हूं जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो पारे को जब एक बर्तन में रखा जाता है तो मेनिस्कस होता है, कैसा होता है? अवतल, उत्तल, समतल, कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा क्वेश्चन, वेरी गुड, आपने ही बताया है उत्तल हो जाएगा, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर बी। ऊंचाई बढ़ने में वायुमंडल दाब स्थिर रहता है, घटता है, बढ़ता है, कोई नहीं। तो ऊंचाई बढ़ने में वायुमंडलीय दाब स्थिर रहता है, घटता है, बढ़ता है, कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर मुझे कमेंट में बताएंगे, क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर। ऊंचाई बढ़ने में वायुमंडलीय दाब स्थिर रहता है, घटता है, बढ़ता है, वो कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर क्या होने वाला है? एक बार क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़ लेंगे और बताएंगे कि ऊंचाई बढ़ने में वायुमंडल दाब कैसे रहता है? स्थिर रहता है, घटता है, बढ़ता है, या कोई नहीं। इस प्रश्न का सही आंसर क्या होने वाला है? तो ऊंचाई बढ़ने में वायुमंडल दाब जो है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन वो हो जाएगा आपका घटता है। तो ध्यान रखना है ऊंचाई बढ़ने पर वायुमंडल दाब जो है घटता है, ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर है। एक बार बराबर होता है 10 की पावर -5 पास्कल, 10 की पावर -7 पास्कल, 10 की पावर -5 पास्कल, 10 की पावर -4 पास्कल। एक बार बराबर होता है किसके बराबर होता है? क्वेश्चन नंबर 9 पर हम आ गए हैं। ए और सी ऑप्शन सेम है ऑप्शन, ध्यान रखना है। तो एक बार पास्कल ए बराबर होता है तो 10 की पावर -5 पास्कल के बराबर होता है। ए और सी दोनों प्रश्न सही हैं आंसर। तो ध्यान रखना है ए ऑप्शन और सी ऑप्शन में सेम सेम है, तो पास्कल 10 की पावर -5 पास्कल होता है एक बार बराबर, ध्यान रखना है। यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया, एक बार बराबर कितना होता है? 10 की पावर -5 पास्कल होता है। किसी वस्तु का भार अधिकतम होता है जल में, वायु में, निर्वात में, कोई नहीं। तो बताएंगे किसी वस्तु का भार अधिकतम होता है जल में, होता है वायु में, होता है निर्वात में, होता है या कोई नहीं। क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर? तो किसी वस्तु का भार अधिकतम होता है तो इस प्रश्न का सही आंसर है निर्वात में। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा, कहाँ होता है? निर्वात में होता है। नेक्स्ट है पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान लगभग है। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान लगभग है। जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ बने हुए हैं वो स्टूडेंट वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को जरूर भेजें, जो लोग अभी भी हमसे नहीं जुड़े हैं उनको जरूर जोड़ें। और स्टूडेंट मैं आपसे भी से कहना चाहता हूँ जितने भी आपके फ्रेंड हैं उनको वीडियो का लिंक शेयर कर दें स्टूडेंट, आपको कुछ नहीं जाने का। और उनसे कह दें कि सर की वीडियो है, एक बार जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें प्लीज़, मेरे लिए इतना तो कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। टाइम निकाल कर आपको पढ़ा रहा हूँ स्टूडेंट, ठीक है। और ऐसे प्रश्न जो आपके एग्जाम में 100% पूछने जाने की संभावना है, ठीक है स्टूडेंट, आएंगे 100% कह सकते हैं हम कि जब पूछे जाने की संभावना है
जब हम पढ़ेंगे जब भी तो हमारे प्रश्न बनेंगे एग्जाम में। तो वही चीज़ है क्वेश्चन जरूर शेयर करना अपने उन दोस्तों को जो अभी हमसे नहीं जुड़े हैं। ठीक है बच्चों, जितने भी स्टूडेंट मेरी वीडियो कभी भी देखें, अगर आप लाइव नहीं देख रहे हैं, अगर लाइव से बाद में देखते हैं आप लोग, तो आप भी जरूर शेयर करना, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर दिया करो फ्रेंड, क्योंकि मैं भी मेहनत के साथ आपको वीडियो प्रोवाइड कराता हूँ। आप लोग वीडियो को जरूर लाइक किया करें और अपने दोस्तों को जरूर शेयर किया करें, उन दोस्तों को जिन्होंने अभी हमसे नहीं ताल्लुक रखा है, जो लोग अभी हमको नहीं जानते हैं, तो उनसे भी जान पहचान कराइए, वो आपकी गारंटी है। क्योंकि इतना तो आप कर सकते हैं अपने एक टीचर के लिए, तो आप लोग जरूर मेरी वीडियो को शेयर करोगे, मैं उम्मीद रखता हूँ, ठीक है। और उनसे कहोगे कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे बढ़ाएं, ठीक है क्वेश्चन। जितना आप सपोर्ट करोगे उतना ही फायदा रहेगा, क्योंकि आपकी बदौलत है जो मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, और आगे भी आप मुझे कोशिश करेंगे आगे पहुँचाने की, ठीक है क्वेश्चन। उम्मीद रखता हूँ कि आज ही मैं कम से कम अपने यूट्यूब चैनल पर हर व्यक्ति से 5-5 अगर सब्सक्राइब चाहता हूं, अगर 10 लोगों ने अपने 5-5 फ्रेंडों को भेजा तो 50 सब्सक्राइब मेरे आज ही बढ़ जाएंगे। अगर आप चाहते हैं मुझे आगे बढ़ाना तो जरूर मेरे सहयोग करें स्टूडेंट। मैं आपसे रिक्वेस्ट करके कह रहा हूं कि आप लोग जरूर मेरी वीडियो को शेयर किया करें, ठीक है। क्योंकि मैं चाहता हूं उन लोगों तक पहुंचना जो अभी हमको नहीं जानते हैं, और उन तक ऐसा मटेरियल पहुंचाना जो उनके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो प्रश्न, ठीक है क्वेश्चन, और जो हमको नहीं जानते हैं उनसे जानकारी करना चाहता हूँ। जो लोगों तक अभी मैं नहीं पहुंचा हूँ, जो लोग चाहते हैं कि अच्छा मटेरियल कहाँ से पढ़ें, तो वो मटेरियल मैं आपको पक पहुंचाना चाहता हूँ, ठीक है बच्चों। तो अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पर हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर आपने कमेंट किया कि पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान लगभग होता है कितना है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर आपने कमेंट किया 1/81 होता है। कितना होता है? 1/81, 181 होता है, ध्यान रखना है। 1/81 होता है, ध्यान रखना बच्चों। भूस्थायी उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है 12 घंटे में, 24 घंटे में, 36 घंटे में, 48 घंटे में। तो क्वेश्चन नंबर 12 पर हम आ गए हैं। ये पूछा है कि जो भूस्थायी उपग्रह है वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है कितने घंटे में लगाता है, ये पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 12 पर हम आ गए हैं। 24 घंटे में, 12 घंटे में, 36 घंटे या 48 घंटे में। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन वो हो जाएगा 24 घंटे में। तो भूस्थायी उपग्रह पृथ्वी के चारों जो चक्कर लगाता है वो कितने घंटे में लगाता है? वो 24 घंटे में लगाता है। तो ध्यान रखना क्वेश्चन, अच्छा प्रश्न था, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न था क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान रखना है। पृथ्वी पर वायुमंडलीय दाब का कारण है। तो गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी का परिक्रमण, पृथ्वी का घूर्णन या कोई नहीं। तो पृथ्वी पर वायुमंडलीय दाब का कारण क्या है, ये पूछा है। तो पृथ्वी पर वायुमंडलीय दाब का कारण पूछा है, गुरुत्वाकर्षण है, पृथ्वी का परिक्रमण है, पृथ्वी का घूर्णन है या कोई नहीं। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर आपने कमेंट किया क्वेश्चन, वेरी गुड। जल्दी जल्दी कमेंट करते रहें कि पृथ्वी पर वायुमंडलीय दाब का कारण क्या है? गुरुत्वाकर्षण है, पृथ्वी का परिक्रमण है, पृथ्वी का घूर्णन है या कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर है गुरुत्वाकर्षण। तो पृथ्वी वायुमंडलीय दाब का जो कारण है वो क्या है बच्चों? तो गुरुत्वाकर्षण है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न है पृथ्वी का प्लान वेग कितना होता है? अगर हम पृथ्वी से कोई चीज फेंकते हैं तो वो जमीन पर वापस ना आए, उसका प्लान वेग कितना होता है? ये प्रश्न तो आपने कई बार पढ़ा होगा। 15 किलोमीटर प्रति सेकंड, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, 21.1 किलोमीटर प्रति सेकंड, 7.0 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो पृथ्वी का प्लान वेग पूछा है कितना होता है। क्वेश्चन नंबर 14 पर हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो पृथ्वी का जो प्लान वेग होता है वो होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो ध्यान रखना है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है पृथ्वी का प्लान वेग। ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ गए हैं। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार परिवर्तनशील हो जाता है, परिवर्तनशील होता है, शून्य होता है, कोई नहीं। तो बताएंगे जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार, तो ध्यान रखना है क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर। तो जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार परिवर्तनशील होता है, अपरिवर्तनशील होता है या शून्य या कोई नहीं। तो जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार परिवर्तनशील होता है। क्या होता है? परिवर्तनशील। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा, परिवर्तनशील। ग्रहों की गति के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? न्यूटन, केपलर, गैलीलियो, कोपरनिकस। तो ग्रहों के गति के नियम को किसने प्रतिपादित किया? तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर। तो ग्रह के गति के नियमों को किसने प्रतिपादित किया था? अच्छा प्रश्न है, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक बार जरूर आंसर बताएंगे कि ग्रहों के गति के नियम को किसने प्रतिपादित किया था। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर आपने बताया क्वेश्चन केपलर ने किया था। वेरी गुड क्वेश्चन, केपलर। एक जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? वस्तु का संरक्षण, शक्ति का संरक्षण, कोणीय आघूर्ण का संरक्षण या रेखीय संवेग का संरक्षण। बताएंगे एक जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है।
तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर आपने कमेंट किया ऑप्शन, वेरी गुड। जो बच्चे अभी भी कमेंट नहीं कर पा रहे हैं, एक बार कमेंट जरूर करें, ऑप्शन कोशिश करें, आपका हो सकता है आपका प्रश्न सही हो जाए। तो एक जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रेखीय संवेग का संरक्षण पर कार्य करता है, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। एक गेंद को क्षैतिज से कितने कोण पर फेंकने पर अधिकतम क्षैतिज दूरी तय कर सकेगी? तो एक गेंद को क्षैतिज से कितने कोण पर फेंकने पर अधिकतम क्षैतिज दूरी तय कर सकेगी? 0 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री या 60 डिग्री। एक गेंद को क्षैतिज से कितने कोण पर फेंकने पर अधिकतम क्षैतिज दूरी तय कर सकेगी? कितना जबरदस्त क्वेश्चन ऑप्शन, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर। बच्चों पढ़ लिया करो सभी स्टूडेंट। मैं तो अपने सभी प्यारे बच्चों से कहना चाहूँगा, माय डियर स्टूडेंट, जितने भी वीडियो देख रहे हैं सभी वीडियो को पूरा देखा करें, कहीं भी प्रश्न को स्किप ना किया करें स्टूडेंट, क्योंकि आपको पता है कि सर अगर हम मेहनत करेंगे तो नंबर जरूर आएगा। ठीक है बच्चों, तो एक गेंद को छेद से कितने कोण पर फेंकने पर एकदम छेद दूरी तय कर सकेगी? क्वेश्चन नंबर 18 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा 45 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा 45 डिग्री पर। ठीक है, वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण क्या है? ताप है, वेग है, दाब है, घनत्व है। तो वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण बताना है, क्या है? तो वायुमंडल में बादलों को तैरने का जो कारण है वो घनत्व है, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है घनत्व। गैसों के अणुओं की गतिज ऊर्जा किस ताप पर शून्य होती है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड, -273 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड या 100 केल्विन। तो बताएंगे गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा किस ताप पर शून्य होती है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है -273 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर है। पारे का तापमापी किस ताप तक प्रयुक्त हो सकता है? तो पारे का तापमापी किस ताप तक प्रयुक्त हो सकता है? 260 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 360 डिग्री सेंटीग्रेड, 500 डिग्री सेंटीग्रेड। तो पारे का तापमापी किस ताप पर प्रयुक्त हो सकता है? तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर आपने बताया कि 360 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ठीक है, किस पर? 360। ध्यान रखना बच्चों, अच्छा प्रश्न था, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न था। 360 सेंटीग्रेड पर, डिग्री सेंटीग्रेड पर। प्रिज्म द्वारा किस रंग का विचलन अधिकतम होता है? बैंगनी, लाल, नारंगी, हरा। तो प्रिज्म द्वारा किस रंग का विचलन अधिकतम होता है? तो जो प्रिज्म होता है वो किस रंग का विचलन अधिकतम करता है? तो बैंगनी, ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही आंसर है बैंगनी रंग का। किस गैस में उत्पन्न ध्वनि तरंग सदैव होती हैं? किस गैस में उत्पन्न ध्वनि तरंग सदैव होती हैं? अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ, अनुगामी, अप्रगामी होता है, विद्युत चुंबकीय। अनुदैर्ध्य है, अनुप्रस्थ है, अप्रगामी है या विद्युत चुंबकीय। तीनों ऑप्शन, आप चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। एक बार क्वेश्चन को पढ़ेंगे, समझेंगे, आंसर बताएंगे कि किस गैस में उत्पन्न ध्वनि तरंग सदैव होती है। कैसी होती है? अनुदैर्ध्य होती है, अनुप्रस्थ होती है, अप्रगामी होती हैं या विद्युत चुंबकीय होती हैं। क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर कमेंट कर दे बच्चों, और बता दे मुझे कि सर इस प्रश्न का सही आंसर यह होने वाला है। वेरी गुड ऑप्शन, वेरी गुड, गजब। ऐसे ही पढ़ते रहें, अनुदैर्ध्य हुए। ठीक है बच्चों, जो हमारे साथ लाइव नहीं जुड़े हैं वो बाद में अफसोस करेंगे कि काश हम भी लाइव पढ़ते, हम भी अपने प्रश्न को लगाते हैं। ठीक है बच्चों, तो अगर आपको लाइव पढ़ना है तो शाम 8 बजे मैं आपकी क्लास रोज लाइव लाता हूँ, आप लोग जरूर पढ़ा करें। किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर घटक बराबर हैं, तो उस स्थान पर नति कोण कितना होगा? तो अगर किसी स्थान में पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर घटक बराबर है तो उस स्थान पर नति कोण कितना होगा? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। तो क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर होगा 45 डिग्री। द्रव्य तरंगों की तरंगदैर्ध्य निर्भर करती है संवेग पर, चाल पर, द्रव्यमान पर, आवेश पर। तो बताएंगे द्रव्य तरंगों की तरंगदैर्ध्य निर्भर नहीं करती है, ये पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर आपने कमेंट किया ऑप्शन आवेश पर। ध्यान रखना है, अच्छा प्रश्न था, आवेश पर, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। कौन सा कण सबसे अधिक अस्थायी है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, अल्फा कण। तो बताएंगे कौन सा कण है जो सबसे अधिक अस्थायी है? तो कौन सा कण है जो सबसे अधिक अस्थायी है? तो इसका नाम है न्यूट्रॉन, ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर है। एंगस्ट्रॉम क्या मापता है? द्रव्य की मात्रा, प्रकाश तरंगदैर्ध्य,
केबल की लंबाई या जहाज की गति? तो एंगस्ट्रॉम क्या मापता है, बताना है। तो एंगस्ट्रॉम जो होता है वो क्या मापता है? इस प्रश्न का जो सही आंसर होने वाला है, वेरी गुड ऑप्शन, तो प्रकाश तरंग दैर्ध्य हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। ऑप्शन नंबर बी प्रकाश तरंग दैर्ध्य है। श्यानता की एसआई इकाई क्या है? पॉइस, पास्कल, वाट, कोई नहीं। तो श्यानता की जो एसआई इकाई है वो क्या है? तो श्यानता की जो एसआई इकाई है वो पॉइस है। क्या है? पॉइस। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। एक फैदम बराबर होता है 6 मीटर, 6 फीट, 60 फीट या 100 सेंटीमीटर? एक फैदम बराबर होता है, तो क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर है 6 फीट के बराबर होता है। टाइपराइटर के आविष्कार कौन है? शाकली, पास्कल, शोल्स, वाटरमैन? तो टाइप राइटर के आविष्कारक पूछे हैं, कौन है बताएं कमेंट में। तो क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर है शोल्स। ऑप्शन नंबर सी। जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? द्रव्यमान संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण, रेखीय संवेग संरक्षण, कोणीय संवेग संरक्षण? तो जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है ये पूछा है। क्वेश्चन नंबर 31 पर हम आ गए हैं, स्टूडेंट बताएंगे सही आंसर। तो जेट इंजन किस संवेग संरक्षण पर कार्य करता है? तो इसका नाम है रेखीय संवेग संरक्षण। तो ध्यान रखना ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। मानक दाब है पारे का 760 सेंटीमीटर, पारे का 70 मिमी, या वायुमंडल दाब 1.2 वायुमंडल दाब? तो बताएंगे मानक दाब है तो पारे का 70 मिमी। तो ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर होगा, पारे का 70 मिमी। मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? तो मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? वायुमंडल की, गैसों का दाब, द्रव्यों का घनत्व, सतह पर तेल का दबाव? तो मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है ये पूछा है। क्वेश्चन नंबर 33 पर हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर एक बार कमेंट करके मुझे बताएंगे क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर आपने कमेंट किया गैसों का दाब। तो मैनोमीटर द्वारा किसकी माप की जाती है? तो गैसों का दाब हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा आयतन, भार, द्रव्यमान, घनत्व? तो वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर क्या होने वाला है। तो वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर हो जाएगा घनत्व। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है घनत्व। केल्विन मान में मानव शरीर का सामान्य ताप है 280 डिग्री केल्विन, 290 केल्विन, 300 केल्विन और 310 केल्विन? तो केल्विन मान में मानव शरीर का ताप सामान्य ताप कितना होता है केल्विन में अगर मापा जाए तो बताएं। ऑप्शन नंबर आपके सारे 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। क्वेश्चन नंबर 35 पर हम आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 35 का सही आंसर हो जाएगा 310। अगर केल्विन माप में मानव शरीर का तापमान मापना है तो वो होता है 310 केल्विन। ऑप्शन नंबर डी। पारा जमता है 90 डिग्री सेंटीग्रेड पर, -90 नहीं है, 39 डिग्री सेंटीग्रेड, -39 डिग्री सेंटीग्रेड, 40 डिग्री सेंटीग्रेड, 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर? तो पारा जमता है क्वेश्चन नंबर 36 पर हम आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 36 का सही आंसर है -39 डिग्री सेंटीग्रेड पर। उच्च तापक्रम को मापने वाला यंत्र कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 37 पर आ गए हैं। उच्च तापक्रम को मापने वाला यंत्र कौन सा है? हाइग्रोमीटर, पायरोमीटर, टोकोमीटर, पिक्नोमीटर? तो उच्च तापक्रम को मापने का यंत्र कौन सा है ये पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 37 का सही आंसर होगा पायरोमीटर। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है पायरोमीटर। सूक्ष्म सेल है चतुर्थक सेल, प्राथमिक सेल, द्वितीयक सेल, कोई नहीं। तो सूक्ष्म सेल है। तो क्वेश्चन नंबर 38 पर आ गए हैं। तो सूक्ष्म सेल है तो इसका सही आंसर होगा प्राथमिक सेल। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। प्रकाश की गति न्यूनतम होगी वायु में गुजरने पर, जल से गुजरने पर, कांच से गुजरने पर, निर्वात से गुजरने पर?
तो वायु की गति न्यूनतम होगी। इस प्रश्न को मैं आपको दूसरी बार पढ़ा रहा हूँ क्वेश्चन। ये प्रश्न आपने दूसरी बार पढ़ रहे हैं, आप इससे पहले ही पढ़ा है। तो प्रकाश की गति न्यूनतम होगी, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है कांच से गुजरने पर। कांच से गुजरने पर प्रकाश की गति न्यूनतम होती है। तड़ित चालक बनाए जाते हैं लोहे का, एल्यूमिनियम का, तांबे का, इस्पात का। तो क्वेश्चन नंबर 40 पर आ गए हैं। तड़ित चालक बनाए जाते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर है तांबे का। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। किस यंत्र का काम डायनामो के कार्य का उल्टा होता है? ट्रांसफार्मर, मोटर, रेफ्रिजरेटर, जनरेटर। तो बताएंगे किस यंत्र का काम डायनामो के कार्य का उल्टा होता है। कितना अच्छा प्रश्न क्वेश्चन। तो किस यंत्र का काम डायनामो के कार्य का उल्टा होता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है मोटर। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर होगा। चुंबकीय क्षेत्र मापा जाता है पायरोमीटर से, हाइग्रोमीटर से, थर्मामीटर से या फल्कोसोमीटर से। फल्कोसोमीटर है, फल्कोसोमीटर से, फल्कोसोमीटर। तो चुंबकीय क्षेत्र मापा जाता है, ये पूछा है। क्वेश्चन नंबर 42 पर हम आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 42 का सही आंसर है फल्कोसोमीटर से। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। लास्ट प्रश्न, नत्ती और चुंबकीय भूमध्य रेखा के बीच का कोण कितना होता है? 0 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री, 180। तो नत्ती और चुंबकीय भूमध्य रेखा के बीच का कोण कितना होता है, ये पूछा है। तो नत्ती और चुंबकीय भूमध्य रेखा के बीच का जो कोण है वो होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है स्टूडेंट, तो ध्यान रखेंगे अपना और अच्छे से पढ़ाई करते रहेंगे और ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो ये थे आज के हमारे 43 प्रश्न। आपको कैसे लगे एक बार वीडियो में जरूर बताएं कमेंट करके कि जितने भी मैंने आपको प्रश्न पढ़ाए हैं आपको कैसे लगे। और आगे भी ऐसी वीडियो देखने के लिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर वीडियो को सब्सक्राइब कर लेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और पहली बार आपने विजिट किया है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच क्वेश्चन। जो लास्ट में ब्लर हो गया है थोड़ा फोटो तो इसे थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे क्वेश्चन। बाकी कोई भी टीचर नहीं चाहेगा कि आपको गलत पढ़ाए या ऐसा पढ़ाए कि जो आपको दिख ना पाए, तो वो चीज़ समझ जाया करो कि सर ये हो गया होगा कैमरे से। तो इस बात को आप ब्लर समझना कि नेट की थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है जो ब्लर हो जाती है वीडियो। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास का यही समापन करते हैं। अच्छे से रहेंगे, अपना ध्यान रखेंगे, खाएंगे पिएंगे, मौज करेंगे और अपने पढ़ाई को देखते हुए पढ़ते रहेंगे। ठीक है, रोज रात 12 बजे तक जरूर पढ़ना है, 1 बज जाए 12 से कम ना रहे। ठीक है बच्चों, तो जरूर पढ़ा करेंगे रात को, अपनी तैयारी को अच्छे से करेंगे। इस बार अपना उत्तर प्रदेश पुलिस में वर्दी लेकर रहेंगे। हमारा सपना है वर्दी को पाना, उसके बाद सपना है एयर यानी कि आपका रेलवे आरपीएफ, उसे भी पास करेंगे। अब पहले हम उत्तर प्रदेश पुलिस की वैकेंसी को पास कराएंगे। ठीक है बच्चों, इसी के साथ आज की वीडियो का यहीं समापन करते हैं। थैंक यू वेरी मच।